हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग ये सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं, सी कर चुके हैं और डी में भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन इनको कंप्लीट करेंगे, मतलब सेक्शन डी को कंप्लीट करेंगे। और सेक्शन डी आपको पता है 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। तो आज हमारे पास जो 33 है इसमें भी चॉइस में क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन है, एक 33 का ए है और 33 का बी। तो ये 33 का ए देखिए, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, सीबीएसई का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये और मोस्टली ये पूछा जाता है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखो भाई, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। गिवन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिवन में एक पैरेललोग्राम है, एक क्या है, पैरेललोग्राम, और उसे हमें रोम्बस दिखाना है। तो देखिए भाई, और ये क्या कर रहा है, और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो रोम्बस जैसा हमने फिगर बना लिया है। ठीक है, रोम्बस नहीं बनाया, रोम्बस जैसा। क्यों? क्योंकि हमें रोम्बस प्रूफ करना, बताइए। और ये पैरेललोग्राम है। तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एक इसके अंदर सर्कल बनाया है। ओके, तो अब देखिए अच्छे से समझिए। इसमें ये यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम। और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, जहाँ पर ये इसके साथ टच हो रहा है, इनके पॉइंट के हमने नाम दे दिए पी क्यू आर एस। तो इस बात को यहाँ हम लिख देंगे कि ये पी क्यू आर एस क्या है, ये पी क्यू आर एंड एस ये क्या है, आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है पता है आपको। ये सब हमारे पास देखिए, ये सर्कल को टच कर रही है, तो ए बी बी सी सी डी डी ये सब टेंजेंट हैं, और ये पी क्यू आर एस ये रेस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। कौन सी साइड्स के, ए बी बी सी सी डी और डी ए के, ये भी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो पी क्यू आर एस क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, यहाँ पर गिवन में ये है हमारे पास। ठीक है, और प्रूफ ये करना है कि ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो जब भी रोम्बस प्रूफ करना हो, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमारे पास आल, देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की आल साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस अगर दिखाना है तो आल साइड्स इक्वल दिखा दें, या हम ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दें। मतलब हम यहाँ पर क्या दिखा दें, दैट इज ए बी जो है वो बी सी के इक्वल, एडजेसेंट ए बी और बी सी इक्वल दिखा दें, या ए बी और ए डी इक्वल दिखा दें। क्यों? क्योंकि देखिए अपोजिट की साइड तो इक्वल होती हैं, किसकी, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है भाई। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट की साइड बराबर होती हैं, ए बी डी सी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है यहाँ पर। तो अगर पास पास वाली ये एडजेसेंट साइड अगर हम दिखा देंगे तो इसका मतलब होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए भाई हम लोग, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये ए क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और जहाँ से ये टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी, ए पी और ए एस। तो ये बात हम लोग यहाँ लिखेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम समझिए। क्या हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो हम लिखेंगे इसमें कि ए पी, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए पी इज इक्वल टू ए एस, इसको देंगे इक्वेशन 1। क्यों आया ए पी ए एस के इक्वल, तो यहाँ आगे रीजन डालेंगे। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, फ्रॉम ए। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटीरियर बाहर का पॉइंट है, जहाँ से ये टेंजेंट देखिए ए पी और ए एस है टेंजेंट, इनकी लेंथ इक्वल होगी। इसी तरीके से बी पी और बी क्यू इक्वल होंगे। तो ये भी लिख देते हैं हम, क्या, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये इक्वेशन हमारी दूसरी बन गई। इसका भी रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से, बी पॉइंट से। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए आप, सी आर और सी क्यू भी क्या है, सी पॉइंट से ये लेंथ है टेंजेंट की, ये भी तो टेंजेंट है भाई।
तो यहाँ लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, और यहाँ से बताइए डी से डी आर और डी एस, तो लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये भी इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। और ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि इक्वल होती है कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से, और इसके लिए पॉइंट क्या है, डी। तो ये बताइए इतना आपको समझ में आया या नहीं, ये 4 इक्वेशन हमारी बन गई हैं, और आपको इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, एडिंग। तो देखिए अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो बताओ भाई हमें क्या मिलेगा, इधर का ये साइड ये ऐड हो जाएगा, मतलब ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। और इधर एल एच एस वाला ऐड कर दिया, ये आर एच एस वाला इधर ऐड कर देते हैं, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब क्या करना, अब इसे बस हमें अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, फिगर को आप देखिए, ए पी और बी पी मिल करके ए बी बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी एक साथ लगे हुए हैं, और सी आर और डी आर मिल करके ये बनाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं अगर ब्रैकेट लगाना है तो भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस में ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लगा लेते हैं ए पी प्लस बी पी, इसलिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और सी आर प्लस डी आर। और इधर क्या है हमारे पास, देखो ए एस और बी क्यू, क्या ए एस, देखिए आप ए एस और बी क्यू को एक साथ रखना सही रहेगा, या ए एस और डी एस को। तो आपने देखा है यहाँ पर फिगर में ए एस और डी एस मिलकर के ए डी बनाएंगे, तो ए एस और डी एस को एक साथ रख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, और फिर ये दो एक साथ, कौन से, बी क्यू, देखिए फिगर में बी क्यू प्लस सी क्यू। अब क्लियर हो चुका होगा भाई, ए पी और बी पी मिलकर के ए बी बना देंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी, और सी आर और डी आर मिलकर के ये सी डी बना देंगे, और इधर देखिए ए एस और डी एस मिलकर के ए डी बना देंगे, और इधर देखिए बी क्यू और सी क्यू मिलकर के बी सी बना देंगे। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी में, उसमें सिर्फ हमें इतना ही प्रूफ करना होता है कि ये जो अपोजिट की साइड्स का जो सम है ये अपोजिट के साइड्स के इक्वल होता है। तो उसमें एनी क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है तो ऐसा होता है। यहाँ पर हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है, तो यहाँ तक तो हमें करना ही करना है। इसके आगे देखिए अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। कौन सी प्रॉपर्टी की, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी भाई पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ए बी है, सी डी की जगह मैंने सी डी और ए बी इक्वल होंगे, तो सी डी की जगह मैंने ए बी कर दिया है। और यहाँ पर ए डी, ये वाली ए डी और बी सी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ए डी की जगह रख देते हैं बी सी, और इधर बी सी ही रहने देते हैं। तो ये 2 टाइम्स ए बी हुआ, और ये 2 टाइम्स बी सी हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या किया, यहाँ पे हमने देखिए जो ए बी है, ए बी और सी डी, ये फिगर में देखिए ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, और साथ में ये ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है बी सी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया है कि ये ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, हाँ, चारों साइड इक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यों, देखो ए बी बी सी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, तो ये अपोजिट साइड्स आप पैरेललोग्राम से, और इनसे आप देखेंगे कि चारों साइड इक्वल हैं। फिलहाल इतना ही सफिशियंट है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन पेपर में ही काफ़ी स्पेस दिया है, तो यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, ये पी क्यू और पी आर वाई टेंजेंट है, ड्रा की गई एक सर्कल पर, सच दैट आर पी क्यू, कहाँ है एंगल, देखिए आर पी क्यू ये कितना है, 30 डिग्री है। कार्ड आर एस, आर एस एक कार्ड है जो कि किसके पैरेलल है, ड्रॉन पैरेलल टू द, ये पैरेलल है किसके, टेंजेंट पी क्यू के। पी क्यू टेंजेंट देखिए आप भाई,
कहाँ है पी क्यू, ये रही पी क्यू टेंजेंट, इसके ये कैसी है, पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस, तो आर क्यू एस हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो देखो भाई अभी हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, इसमें समझिए पी से क्यू और पी से आर ये टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो इक्वल होती है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास जो ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में ये जो पी क्यू है ये तो इक्वल है किसके, पी आर के। ठीक है, कहाँ से, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये जब ये साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अपोजिट में, इस साइड के अपोजिट में इस ट्राइंगल में एंगल बन रहा है आर क्यू पी, तो ये वाला एंगल और ये, तो यहाँ पर एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट के एंगल्स इक्वल होते हैं। आगे लिख देंगे हम क्या रीजन, कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप बताओ भाई ये कितना आने वाला है, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम, इसे हमने चलो सपोज कर लिया एक्स करके भी लगा सकते हैं, वरना आप बताओ आर और क्यू और पी इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये 30 अगर हम माइनस कर देंगे तो इनका सम हमारे पास बचा है 150। 180 में से 30 माइनस गया 150, और 150 में ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं 150 के हाफ मतलब 75 डिग्री आ गया ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल। ओके, अब देखिए एक काम और करते हैं, हमें फाइंड करना है ये एंगल। तो ये एंगल निकालने का तरीका क्या है, इस एंगल को निकालने के लिए अगर आपको एंगल ये जो आर पे बन रहा है और ये एस पे बन रहा है, ये दोनों एंगल मिल जाते हैं तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखिए ये पी क्यू जो है वो आर एस के, इस आर एस के पैरेलल है, और ये बन रही है हमारे पास ये वाली पी आर लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो जो एंगल पी पर ये 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी भाई कितना बनेगा, यहाँ पे भी 30 बनेगा। ठीक है, तो ये 75 हो गया, ये 35 हो गया। तो इस तरीके से आप बताओ ये जो लाइन ये बन रही है इस पर ये तीन एंगल्स हैं, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये एंगल हमारे पास कितना आने वाला है, कौन सा एंगल, एंगल क्यू आर एस, ये आने वाला है 180 से माइनस कर देंगे किस किस को, 75 और 30 का सम करके। तो 75 और 30 हुआ 5 और 7 और 3 10 105। तो 180 में से 105 जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 75, ये भी आ गया भाई, कौन सा एंगल, ये क्यू आर एस, ये 75 आ गया। ओके, तो अब हम लोग और देखते हैं, एक काम करते हैं, ये जो एंगल हमें एस पर बन रहा है ये फाइंड करने के लिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको अगर हम मिला दें, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आप बताओ इसको जब ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों तो टेंजेंट है। ठीक है, और ये 30 बन रहा है, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, क्यू ओ आर, ये बनेगा कितना, ये बनेगा इन दोनों का और इसका सम 180 होता है। तो 180 माइनस 30 मतलब ये एंगल आया है 150 डिग्री। ये तो भाई अच्छे से सबको पता है कि क्यों, क्योंकि ये जो रेडियस है यहाँ पर पूरा ये 90 बनता है, ये पूरा 90 बनता है, ये पूरा 90 बनता है, तो इन दो का सम 180 आता है। ओके, तो ये बना हमारे पास कितना, 150। और हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है कि आर से क्यू तक ये क्या है, ये आर्क है। इस आर्क से या कॉर्ड से बना हुआ एंगल जो सेंटर पर होता है वो डबल होता है इसी आर्क से बना हुआ रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी पॉइंट ले लें सर्कल पर। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर हमारे पास एंगल 150 आया है कि इस कॉर्ड से क्यू आर से बना हुआ, या कहें क्यू आर आर्क से बना हुआ, तो इसका 150 का हाफ एंगल ये वाला होगा भाई। तो 150 का हाफ कितना हो गया, 75। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे ये तो 150 आ गया, तो एंगल हमारे पास जो क्यू एस आर है ये किसका हाफ होगा, जो सेंटर पर एंगल बन रहा था इसका हाफ। तो कितना आया, 75। इस तरीके से आपने देखा होगा इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू आर एस हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं। एक जो आर पर बन रहा था ये 75 आया, कौन सा आर पर, ये क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस वाला ये 75 आया।
दूसरा ये भी 75 आया। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल जो आर पे बना है 75 प्लस एंगल जो एस पर बना है 75 प्लस एंगल हमारे पास जो क्यू है, इन तीनों का सम 180 डिग्री। तो क्यू एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री आ गया एंगल क्यू। एंगल क्यू का मतलब आर क्यू एस, तो हम कह सकते हैं आर क्यू एस। देखिए आर क्यू एस, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैंने लिखा था इन ट्रायंगल क्यू आर एस, कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये तो भाई कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर पर जितना भी एंगल बन रहा है इस वाले आर्क से, या हम कहें इस कार्ड से, तो यहाँ कहीं भी पॉइंट लें, कहीं भी पॉइंट लें, यहाँ पर जो बना हुआ एंगल होता है इस सेंटर पे जितना बनता है इसका हाफ यहाँ बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए 34 क्वेश्चन में क्या है, 250 एप्पल्स ऑफ अ बॉक्स वर वेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एप्पल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये हमारे पास टेबल है जिसमें मास दिया है इन ग्राम्स, मतलब 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 एंड 160 to 180। और उसमें नंबर ऑफ एप्पल्स हैं भाई, इतने ग्राम 80 से 100 ग्राम में 20 एप्पल आ रहे हैं, और 100 से 120 ग्राम में 60 एप्पल्स हैं, और ये 70, और ये x हैं, ये 60। तो पहले कहा ये कितने 250 एप्पल्स हैं एक बॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए अगर 250 हैं एप्पल्स तो 20, 60, 70 और x और 60, तो इसका मतलब इनका सबका टोटल कितना, ये 250 है। तो x की वैल्यू तो बहुत आसान तरीके से निकल आएगी। 3 नंबर बिल्कुल आपके ये फ्री के हैं। क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मीन भी निकालना है भाई। x की वैल्यू आप मान लीजिए 1 नंबर का है, मीन 2 नंबर का है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। मीन मास, तो 2 चीज़ें निकालनी है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये जो मैंने देखिए ये जो क्लास इंटरवल्स दिए इनको मैंने क्लास इंटरवल लिख दिया, नंबर ऑफ एप्पल्स को मैंने फ्रिक्वेंसी लिख दिया, ठीक है। इतना मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया, और टोटल हमारे पास 250 हैं। तो पहले तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है आप बताओ, टोटल इनका सभी का सम, मतलब 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60, ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं जो कि कितने हैं 250। तो इनका सबका सम 250 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं भाई, ठीक है। तो 250, तो इन सबका सम कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सबका सम देखो 60 और 20 80 हो गया, 80 और 70 ये 150 हो गया, 150 और 60 कितना हो गया 210, और इधर 250, तो 210 उधर माइनस में भेज दो, तो 250 माइनस 210, और x की वैल्यू आ गई कितनी 40। तो x तो एक तो आंसर आ गया हमारे पास भाई कि x की वैल्यू इतनी आ गई। अब कहा इन्होंने क्या फाइंड करो, मीन मास। तो मीन निकालने के लिए देखिए हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डिविएशन मेथड। हालांकि यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमारे पास बड़े हैं, ठीक है। और x की तो वैल्यू देखिए यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना 40 पुट कर देते हैं, ओके। तो क्लास इंटरवल बड़े हैं, फ्रिक्वेंसी भी बड़ी है, लेकिन इसको डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 20 में 0 आगे लगा हुआ है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, 60 में भी यहाँ 6 और 0 है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड के लिए एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई को कहते हैं मिड वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मिड वैल्यू या क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे आता है भाई, कहाँ से आता है, क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू। तो 80 और 100 के बीच में कितना आएगा 90। दूसरा तरीका क्या है मिड वैल्यू निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है क्लास मार्क का। क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है, क्लास मार्क कहें या मिड वैल्यू कहें, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम निकाल लेंगे सभी का, 80 और इसके बीच में 80 और देखो 100 कितना 180 होगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। अब एक बात बता दें, ये सभी क्लास इंटरवल का क्लास साइज इक्वल है, तो क्या आपको करना है, इसके बीच में ये 90 एक आ चुका है, 20 का विड्थ था तो 20 ऐड करते चले जाओ, 90 हुआ, 20 ऐड कर दो 110 हुआ, 20 ऐड कर दो 130 हुआ, 20 ऐड कर दो 150 हुआ, 20 ऐड कर दो 170, ये मिड वैल्यू आ गई।
हाँ, ये चेक भी कर लेना है, कभी कभार यहाँ क्लास साइज जो है अलग अलग भी दे देते हैं ये लोग, 100 से 110 दे दिया, तो आपको ध्यान रखना होगा, तब ऐसा नहीं करना है सब में ऐड करते, तब आप इसके बीच की वैल्यू निकालें। तो यहाँ तो क्लियर है, इसके बीच में 110 आएगा, इसके मिडिल में इसकी मिड वैल्यू इतनी आएगी, तो ये एक्स आई आ गया। अब हम लोग देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी का मतलब एफ आई है, तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं, इसका कॉलम बनाते हैं, तो इसकी सबकी मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना, 9 2 जा 18 कर लिया, आगे 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, 11 6 जा 66 कर लिया, 2 जीरो लगा दिए, 13 का 7 से 91, आगे 2 जीरो लगा दिए, और 15 का 4 से ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है 40, 15 4 जा 60 और 2 जीरो लगा दो भाई, और 17 6 जा ये 2 हुआ 4 और 102, तो आगे 2 जीरो लगा दिए। इन सभी का सम कर लेना, तो बताओ ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन थोड़ी है, परिणाम लगा सकते थे कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड भी, लेकिन यही यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पर सभी का सम कर लेते हैं, ये जीरो हुआ, इधर जीरो हुआ, यहाँ देखो 8 6 14, 1 15, 2 17, 7 हुआ, एक बचा, 2 और 6 8, और 8 16 17 हुआ, यहाँ तक 17 और 6 कितना 23, और यहाँ पर जीरो तो 3 हुआ, 2 बना 2 और 1 ये 3, तो कितना आ गया, ये 33,700, ये क्या आया, ये इसका सबका सम आया। तो इसे किससे डिनोट किया जाएगा, इसको डिनोट किया जाएगा, ये है हमारे पास समेसन एफ आई एक्स आई का सम, तो इसको कहते हैं समेसन एफ आई एक्स आई। और ये जो फ्रिक्वेंसी का सम है, ये इसे बोलते हैं समेसन एफ आई, मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, और समेसन एफ आई एक्स आई कितना आ चुका है 33,700, और अपॉन में कितना 250, तो इससे जीरो से जीरो कैंसिल, इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है, और आपको आंसर पता चल जाएगा कितना आएगा, किसको 3370 को 25 से डिवाइड करके डेसिमल में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो हम लिख देंगे। अब इसमें एक पार्ट और पूछा था, क्या सेकेंड पार्ट है, देखिए एक कहा है फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल्स, मॉडल मास, तो मॉडल मास का मतलब हमें मॉड भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं अब आपको ये बताते हैं भाई, ठीक, ओके। तो मॉड निकालने के लिए मॉड का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा भाई, बहुत आसान फार्मूला होता है। सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास चाहिए, मॉड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। यहाँ बताओ भाई सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये 70 फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब इसके ये फ्रिक्वेंसी जो है, तो इसके सामने का ये जो क्लास है इसको बोला जाएगा मॉडल क्लास। क्या है ये, मॉडल क्लास, क्यों, क्योंकि मॉड है मॉडल क्लास में मिलेगा, और मीडियन मीडियन क्लास में मिलता है। तो मॉडल क्लास यहाँ पर कितना है 122, मॉडल क्लास इज 122 140। तो यहाँ पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इसे हम F1 से डिनोट करते हैं, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को किससे लिखते हैं, F1 से, इसे F1 से लिखते हैं मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को, और इससे ऊपर वाले क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को F0 से लिखते हैं, और इससे नीचे वाले क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को F2 से लिखते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को F1 से, उससे ऊपर वाले क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को F0 से, उससे नीचे वाले क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को F2 से। देखो F0 F1 F2, ठीक है, 0 1 2 ऐसे ही तो आता है नंबर से, तो F1 आपको ध्यान रखना है, फिर F0 भी ध्यान रहेगा और F2 भी ध्यान रहेगा। अब क्या करना है, अब हमें इसका फार्मूला मॉड का लगा देना है, और मॉड का फार्मूला देखिए इसी पेज पर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इधर साइड में जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मॉड का जो फार्मूला होता है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका मल्टीप्लाई होता है क्लास साइज H से,
किससे, एच से मल्टीप्लाई होता है। तो व्हाट इज एल, एल क्या है भाई, एल यहाँ बताते हैं आपको, एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो कि यहाँ 120 है, और F1 ये रहा, F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी होती है, बता दिया आपको मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। F0 उससे ऊपर वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है जो कि 60 है। F2 यहाँ पर मेरे पास x था और x की वैल्यू हमने 40 निकाली है, ये है। और H क्लास साइज जो कि यहाँ पर कितना है, 140 में से 120 गया, या किसी को भी घटा दो जो कि 20 है। तो अब तो भाई यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, L की जगह 120 प्लस F1 की जगह कितना 70 माइनस F0 की जगह कितना है 60 और अपान में 2F1 2 इंटू 70 माइनस F0 की जगह देखिए 60 और माइनस में F2 की जगह 40 और इसका मल्टीप्लाई किससे, इसका मल्टीप्लाई एच का मतलब 20, तो ये 20 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए भाई। तो यहाँ 120 प्लस 70 में से 60 गया 10 आया, नीचे देखिए ये 140 हुआ और 6 और 4 ये 10 मतलब 110, ये सॉरी 100 हुआ और इसका मल्टीप्लाई 20 से चल रहा है। तो 120 प्लस 10 अपॉन इसमें से इसे माइनस करेंगे 40 आएगा और 20, तो ये 20 से तो काट देते हैं इसको, 2 आया, 2 से 10 को काट दिया 5 आया, तो 120 प्लस 5 कितना हो गया 125 इज द मॉड। मॉड मतलब इसमें जो पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था देख लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में पूछा था मॉडल मास, तो ये हमारा मॉडल मास हो गया भाई 125। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे तीनों चीज़ निकलवा सकता है। कौन कौन सी तीनों चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है एक ही क्वेश्चन में, कि इसका मीन बताओ, इसका मीडियन बताओ, इसका मॉड बताओ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें तो पूछी हैं और साथ में एक्स की वैल्यू भी पूछी है भाई। ओके, तो अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। तो एक जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है वो किसके ऊपर सरमाउंटेड है, वो हेमीस्फेयर पर, हेमीस्फेयर पर ये है, ठीक है। तो ये हेमीस्फेयर पर कोन है और साथ में देखिए इसकी जो रेडियस है विंग 7 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायामीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिर्फ रेडियस वगैरह या ये सब चेंज कर दिया गया है। तो इसका फिगर अगर समझ लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है इसमें देखिए भाई 35 में कहा गया है कि एक सॉलिड है, किस शेप में सॉलिड है, राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है किसके ऊपर, हेमीस्फेयर के ऊपर। तो हम सबसे पहले तो हेमीस्फेयर बनाएंगे भाई, ये हमने बनाया है हेमीस्फेयर, ठीक है। इसके ऊपर सरमाउंटेड है कोन, ये रहा कोन हमारा, ओके। अब देखिए इसकी जो रेडियस दी थी, ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होती है ये भी। तो ये रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम, दोनों की रेडियस को स्मॉल आर से लिखेंगे, दोनों की रेडियस है ये है 7 सेंटीमीटर। और जो हाइट है किसकी, कोन की हाइट, ये वाली कोन की हाइट है भाई, ये कोन की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट ऑफ कोन है। तो ये इसमें दिया गया है किसके बराबर है, ये डायामीटर के बराबर है। एच जो है वो हाइट ऑफ कोन विच इज, इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि डायामीटर के बराबर है, डायामीटर। और डायामीटर कितना होगा भाई, डायामीटर होगा 2r, इसका मतलब 2 इंटू 7 मतलब 14 जो है वो हाइट ऑफ कोन है। रेडियस ये दोनों की है, इसकी भी और इसकी भी। तो क्या कहा गया, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये तो बहुत आसान है भाई, हमें वॉल्यूम निकालना है। आप बताओ ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम में तो इतना आसान होता है, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, और अगर उसमें से कट किया जा रहा है तो माइनस कर दो भाई। सरफेस एरिया में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सरफेस एरिया में तो जरा सी भी अगर गलती हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस
क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास अगर जो भी कॉमन है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, वरना आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए अपान में 3 कॉमन है तो 1/3 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी, आर स्क्वायर भी कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे तो h बचा और यहाँ पर एक 2 बचा और इसमें से एक r बचा है हमारे पास, ठीक है। अब 1/3 पाई की जगह 22/7 रख दो, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 और h का मतलब है यहाँ 14 और 2r का मतलब है 2 × 7। तो एक तो ये 7 कैंसिल हो गया, बाकी क्या आया 1/3 × 22 × 7 और यहाँ क्या है 14 प्लस ये 2 का 7 से मल्टीप्लाई 14, तो ये हो गया 28। ओके, ये कितना हो गया 28। और इधर क्या है, इधर है 1/3 × 22 × 7, ये एज इट इज लिख दिया मैंने, ये 28। अब आपको क्या करना है, इस 22 का 7 का 28 का मल्टीप्लाई करके और अपान में 3 लिख देना है, इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इतना तो आप काम कर ही सकते हो, ये प्रोडक्ट इसका। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वीडियो जरूर देखिए, मैथमेटिक्स है तो वीडियो तो भाई थोड़े बड़े होंगे ही होंगे, और बिल्कुल 2-2 मिनट का 10-10 मिनट का तो वीडियो, फिर एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो पाते हैं। और यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है सेक्शन को। अब हमारे पास सेक्शन ई बचा है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें उसको भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और अपना भी पेन और पेपर लेके बैठें, फार्मूले लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं और हमारे साथ रह के तैयारी करेंगे तो श्योर है ये कि यू विल गेट मोर देन 90 मार्क्स। और इसी के साथ वीडियो को